आज हम लोग इकोनॉमिक्स का लेसन 4 भारत में मानव पूंजी का निर्माण पढ़ेंगे। कि भारत में किस प्रकार मानव पूंजी का निर्माण स्टार्ट हुआ, क्या रीज़न था, पूंजी मानव पूंजी की आवश्यकता हमें क्यों पड़ती है, इन सभी बातों का इसमें हम लोग वर्णन करेंगे। तो नॉर्मली पूंजी का मतलब होता है पैसा। पूंजी 2 तरह की होती है, जैसे स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी, जो हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे। स्थिर पूंजी का मतलब हो गया, एक बार जो आप लगा दिए पैसा, जैसे मान लेते हैं हमको गेहूँ का उत्पादन करना है, तो एक बार हम खेत खरीद लिए, हल-बैल खरीद लिए, तो ये मेरा क्या होगा, अस्थायी पूंजी। अब हर साल हमको खेत नहीं खरीदना है और हर साल हल-बैल नहीं खरीदना है। तो कार्यशील पूंजी क्या होगा? कार्यशील पूंजी की बात करें तो प्रत्येक साल हमको क्या करना होगा, बीज खरीदना पड़ेगा, लेबर लगाना पड़ेगा, उसको कार्यशील पूंजी कहते हैं। अब आता है सर मानव पूंजी क्या है? तो कोई एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो कि सब काम को बहुत बेहतर तरीके से अंजाम दे सके। मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि एक व्यक्ति जो खेतों की देखभाल कर सके, सही तरीके से मजदूर लगाए, सही मात्रा में खेत में बीज का छिड़काव करे, तो उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा, मानव पूंजी कहा जाएगा, यानी एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं अब इसमें। शिक्षा में निवेश से मानव को मानव पूंजी में परिवर्तित किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा ग्रहण कर लेता है, एजुकेशन पा लेता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उसको हम मानव पूंजी में बदल दे सकते हैं। यही कारण है कि हमारे मम्मी-पापा हमारी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा बल देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शिक्षित होने के बाद वे एक अच्छे मानव पूंजी में बदल जाएँगे। एक अनपढ़ व्यक्ति कम पैसा कमाता है, पढ़ा-लिखा व्यक्ति ज़्यादा पैसा कमाता है। यानी कि शिक्षा में निवेश करके आप मानव पूंजी में वृद्धि कर सकते हैं। अगला है आपका, शिक्षित व्यक्ति की श्रम कौशल अशिक्षित की तुलना में अधिक होती है। अब देखो नॉर्मली आप लोग देखते हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, टीचर हो गए, ये लोग का इनकम ज़्यादा होता है और साथ ही साथ ये उत्पादकता में अधिक योगदान करते हैं। अब आता है मानव पूंजी बढ़ी हुई उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करती है। मानव पूंजी की बात करें तो मानव पूंजी क्या करती है, बढ़ी हुई उत्पादकता। जितना ज़्यादा इंसान अपना ज्ञान को बढ़ाता है, उतना ज़्यादा वह उत्पादक कर सकता है। यह एक अर्जित योग्यता है और समझ के साथ किए गए निवेश निर्णय का परिणाम है। अगर सही तरीके से किसी जगह पर निवेश किया जाए तो उसका भविष्य में इनकम क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। मान लेते हैं मेरे पापा ने क्या किया, हमको बहुत मेहनत से पढ़ाया लिखाया, तो ऐसी स्थिति में आज क्या है, पापा से ज़्यादा इनकम मेरा है। कहीं ना कहीं हम ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा सीखे, तो इनकम भी ज़्यादा कर पा रहे हैं। अगला है आपका दिया हुआ, मानव पूंजी निर्माण के मुख्य स्रोत। तो मानव पूंजी निर्माण के मुख्य स्रोत शिक्षा में निवेश, कार्यस्थल प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, प्रवसन और सूचना पर व्यय है। मानव पूंजी का निर्माण का मुख्य स्रोत क्या है? शिक्षा में आपको व्यय करना पड़ेगा, निवेश में व्यय करना पड़ेगा, स्वास्थ्य आपका अच्छा होना चाहिए। इन सभी चीज़ों के ऊपर क्या करता है, मानव पूंजी डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा। भौतिक पूंजी की संकल्पना मानव पूंजी की संकल्पना निर्धारण का आधार है। यानी भौतिक पूंजी भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मानव पूंजी के ऊपर डिपेंड करता है। अगला है मानव पूंजी तथा भौतिक पूंजी में कुछ समानता भी है, कुछ असमानता भी है। भौतिक पूंजी का मतलब हो गया पैसा। अब जैसे कि आप लोग एक चीज़ सुने होंगे, कभी कभी ऐसा भी बोला जाता है, मान लेते हैं आपके पास दो ऑप्शन हो कि आशीष सर आपके घर में हमेशा के लिए रह जाए, और दूसरा ऑप्शन है कि एक काम कीजिए, बदले में आप 1 लाख रुपया ले लीजिए। तो बहुत कोई बोलेंगे कि एक काम करते हैं, सर को ले लेते हैं, अगर 1 लाख लेंगे तो एक ही बार मिलेगा, अगर आशीष सर मेरे घर में हमेशा के लिए रह जाए तो कितना रुपया कमा करके ज़िंदगी भर देते चले जाएंगे। तो इनकम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मानव पूंजी को लोग अच्छा मानते हैं। यही कारण है कि किसी का तबीयत वगैरह खराब होने पर लोग अपना जगह जमीन जायदाद सब बेच कर भी उसको बचाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि वे मानव पूंजी की महत्ता को जानते हैं। अब आता है मानव विकास। इस विचार पर भी आधारित है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों मनुष्य के कल्याण के अभिन्न अंग हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों रहता है तभी मनुष्य का कल्याण हो सकता है। कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर किए जाने वाले व्यय का प्रतिशत सरकार द्वारा शिक्षा को दिए गए महत्व को बताता है। आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक उपलब्धियों की समृद्धि दर में सुधार के लिए शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% व्यय होना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा कि भाई अगर शैक्षिक उपलब्धि को बढ़ाना है तो सरकार को क्या करना चाहिए, सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6% शिक्षा पर व्यय करना चाहिए। किसके तहत कहा गया था, शिक्षा आयोग 1964-66 के तहत कहा गया था। ध्यान रखिएगा 1966 के तहत क्या कहा गया कि सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट होना चाहिए, 6% व्यय किया जाना चाहिए। ये आप ध्यान रखिएगा। अगला है आपका
शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल निजी तथा सामाजिक लाभ उत्पन्न करती है। शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल क्या करती है? निजी भी और सामाजिक लाभ भी उत्पन्न करती है। निजी लाभ क्या हो गया? मेरा एजुकेशन अच्छा है, तो हमको कहीं न कहीं मेरा इनकम भी थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, तो निजी तौर पे हमको फ़ायदा हुआ। सामाजिक तौर पे क्या फ़ायदा हुआ? पहले अगर हम बोलें, सारवाँ के अधिकतर छात्र क्या होता था, देवघर जाते थे पढ़ने के लिए। अब उनको क्या हुआ, घर में ही पढ़ लेते हैं, अपने आस-पास के मोहल्ले में अच्छी पढ़ाई हो जाती है, तो दोनों को लाभ मिल रहा है, निजी तौर पर भी, सामाजिक तौर पर भी। अगला है, शिक्षित व्यक्ति के श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में डैश होते हैं। अगर शिक्षित व्यक्ति का श्रम कौशल दादी। हाँ, तो शिक्षित व्यक्ति का श्रम कौशल अशिक्षित व्यक्ति की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है, ध्यान रखिएगा। अगला है, शिक्षा क्या करती है? उपार्जन क्षमता बढ़ाती है, सही बात है। उत्तम सामाजिक स्थिति और गौरव प्रदान करती है, ये भी सही है। जीवन में बेहतर विकल्पों का चयन करती है, ये भी सही है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सारा चीज़ करती है शिक्षा, ऑप्शन डी 2 का। आगे बढ़ते हैं। देश शिक्षा के अवसरों के विस्तार की आवश्यकता पर बल देता है। देश जो है शिक्षा के अवसरों के विस्तार की आवश्यकता पर बल देता है, क्योंकि यह क्या करती है? विकास प्रक्रिया को तेज करती है, बिल्कुल सही बात है। विकास प्रक्रिया को कम करती है, नहीं कम तो नहीं करेगी। शिक्षा का अवसर बढ़ेगा तो प्रक्रिया विकास की तेज हो जाएगी, पहला वाला ही सही है। मानव पूंजी के उदाहरण क्या है? तो मानव पूंजी नर्स, अभियंता, अभियंता मतलब होता है इंजीनियर, तो सारा हो जाएगा। नर्स, अभियंता, अध्यापक, ये तीनों क्या है? मानव पूंजी के उदाहरण है। अगला है, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख स्रोत क्या है? तो मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख स्रोत में आता है शिक्षा में निवेश करने पर, स्वास्थ्य में निवेश करने पर, कार्य के दौरान प्रशिक्षण करने पर, या उपयुक्त सभी। तो 5 का डी हो जाएगा, ठीक है। सभी। सारा चीज़ आ जाता है। मानव पूंजी क्या है? केवल श्रमिक, केवल उद्यमी, श्रमिक और उद्यमी दोनों, या देश की संपूर्ण जनसंख्या। तो देश की संपूर्ण जनसंख्या को मानव पूंजी में लिया जाता है, ध्यान रखिएगा। संपूर्ण जनसंख्या, सभी लोग कुछ ना कुछ जानते जरूर हैं, तो मानव पूंजी सारा हो जाएगा। मानव पूंजी में क्या सम्मिलित है? शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यावसायिक कौशल, या उपयुक्त सभी। तो सारा चीज शामिल है मानव पूंजी। सभी। मानव पूंजी में क्या है? उपयुक्त सभी शामिल है। अगला है आपका, एक स्वस्थ एक स्वस्थ श्रम की तुलना में एक बीमार श्रम। अब देखो, अगर मान लेते हैं वो लेबर लगाए हम, वो लेबर क्या है? बीमार पड़ गया है, तो उसकी उत्पादकता क्या होगी? कम होगी। एक स्वस्थ श्रम की तुलना में बीमार श्रम की उत्पादकता क्या होगी? कम होगी, ध्यान रखिएगा। अगला है, ये समझ में आ गया ना? एगो अगर बीमार आदमी को लगाएंगे तो उत्पादन ज़्यादा नहीं कर पाएगा। अगला है आपका, सामाजिक आयुर्विज्ञान का अर्थ क्या है? तो सामाजिक आयुर्विज्ञान का अर्थ क्या है? तो टीकाकरण, चिकित्सा नहीं, समाज संबंधी साक्षरता या ज्ञान का प्रसार, ताकि समाज के सभी लोग जान सकें। अगला है, टीकाकरण किसको बोलते हैं? तो टीकाकरण का मतलब क्या होता है? प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान, 10 का ए होना चाहिए। तो टीकाकरण की बात करें तो टीकाकरण प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान है। टीकाकरण क्या है? प्रतिषेधी आयुर्विज्ञान। अगला है, कार्य के दौरान प्रशिक्षण से श्रम की उत्पादकता में क्या होती है? नॉर्मल सा बात है, काम के दौरान अगर हम अभी पढ़ा रहे हैं, हमको इस दौरान क्या हो? हमको प्रशिक्षण दिया जाए कि सर पढ़ाने का तरीका आपका देखिए थोड़ा थोड़ा गलत है, ऐसे पढ़ाया जाना चाहिए। तो क्या होगी? श्रम की उत्पादकता में वृद्धि हो जाएगी। कार्य के दौरान प्रशिक्षण से श्रम की उत्पादकता में वृद्धि होती है, ध्यान रखिएगा। अगला है आपका, एक फर्म अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के बाद एक निश्चित अवधि तक अपनी ही फर्म में कार्य करने को बाध्य कर देती है। देखो, बहुत सारा जगह पे क्या होता है, फर्म बोलती है कि भाई हम तुमको 1 साल तक प्रशिक्षण दिए, तुम मेरे पास सीखे, तो तुमको कम से कम 2 साल या 5 साल तक मेरे यहाँ काम करना पड़ेगा। ये बात बाध्य क्यों करती है? क्योंकि फर्म प्रशिक्षण पर किए गए व्यय की उगाही अधिक उत्पादन से प्राप्त लाभ के द्वारा करना चाहती है। बिल्कुल सही बात है भाई। फर्म का मन में रहता है कि भाई हम तुमको इतना सिखाएं पढ़ाएं, तो तुम मेरे यहाँ उत्पादन करो, प्रोडक्शन करो, हमको इनकम बढ़ेगा। तो यही होगा, पहला नंबर ही। अगला है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्र की ओर पलायन या प्रवसन का मुख्य कारण क्या है? लोग गांव से शहर क्यों जाता है? ग्रामीण बेरोजगारी के कारण, बिल्कुल सही। गांव में बेरोजगारी ज़्यादा होता है, इसलिए लोगों को कहाँ जाना पड़ता है? शहर जाना पड़ता है, ध्यान रखिएगा।
प्रवासी श्रमिकों को कौन-कौन सी लागतें वहन करनी पड़ती है? प्रवासी श्रमिक मतलब जैसे झारखंड का कुछ लोग जाकर के अभी गुजरात में काम कर रहा है, तो उसको कौन-कौन सा लागत वहन करना पड़ेगा? पहला परिवहन लागत मतलब यहाँ से गुजरात गया तो जाने में पैसा खर्चा हुआ। अब वहाँ पर निर्वाह लागत भी बेसी होता है, खर्चा बेसी होगा, क्यों भाई? घर नहीं है अपना तो कहीं न कहीं ख सब कुछ फिर से बनाना है। मानसिक लागत, तनाव भी बहुत ज़्यादा हो जाता है वो लोग को, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। भौतिक पूंजी निर्माण कैसी प्रक्रिया है? भौतिक पूंजी निर्माण की बात करें, यह एक आर्थिक और तकनीकी प्रक्रिया है। आर्थिक और सामाजिक, सामाजिक और तकनीकी, सामाजिक और राजनीतिक। देखो, भौतिक पूंजी निर्माण की बात करें ना, तो मतलब हमको पैसा चाहिए, तो आर्थिक तो होगा ही। अ, आर्थिक और तकनीकी होना चाहिए। अच्छा, भौतिक पूंजी निर्माण प्रक्रिया है आर्थिक और तकनीकी। अगला है आपका मानव पूंजी के संबंध में कौन कथन सत्य है? तो मानव पूंजी अदृश्य होती है, सही है। बाजार में मानव पूंजी को बेचा नहीं जा सकता। देखो, मानव पूंजी को नहीं बेच सकते हैं, उसका सेवा को बेच सकते हैं। ठीक है, मानव पूंजी को नहीं बेचा जा सकता, केवल सेवाओं की बिक्री की जा सकती है। बिल्कुल सही है ये भी। मानव पूंजी का स्वामी से पृथक्करण संभव नहीं है। अब बोले कि कोई बोले कि सर आशीष सर को यहीं रख लो और उनका पढ़ाई को बाहर ले जाओ, तो ये संभव नहीं है। दोनों जहां जाएगा साथ साथ जाएगा, यानी उपयुक्त सभी सत्य हैं। अगला है, भौतिक पूंजी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो भौतिक पूंजी वस्तुओं की तरह दृश्य होती है। भौतिक पूंजी को बाजार में बेचा जा सकता है, बिल्कुल। भौतिक पूंजी को उसके स्वामी से पृथक किया जा सकता है, तो बिल्कुल सारा चीज़ सही है। देखो, ऐसे समझो, भौतिक पूंजी मतलब हो गया किताब। किताब क्या होता है? वस्तु की तरह दिखता है। इसको बाजार में बेच भी सकते हैं, उसको स्वामी से अलग भी करके बेच देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उपयुक्त सभी सत्य है। 18 नंबर पे आते हैं। व्यक्ति की उपार्जन क्षमता को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन है? मान लेते हैं हम पढ़ा रहे हैं, मेरा क्या क्या चीज़ हमको प्रभावित कर सकता है जिससे कि हम अच्छा ना पढ़ा पाएँ या और अच्छा पढ़ा सकते हैं। तो पहला, श्रम बाजार की जानकारी। हमको पहले उस जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो भी फैक्ट्री में हमको काम करना है, उसके बारे में हमको जानना पड़ेगा। दूसरा, प्रवसन। प्रवसन मतलब होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। अगर कोई अपना घर को छोड़ करके दूसरे जगह जा रहा है, तो कहीं न कहीं उसकी उपार्जन क्षमता प्रभावित होगी। कार्य के दौरान प्रशिक्षण, अगर काम के दौरान कोई प्रशिक्षित करते जा रहा है, तो भी उपार्जन क्षमता प्रभावित होगी। तो यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 18 का डी हो जाएगा। 19 नंबर की ओर बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी के महत्व को स्वीकार किया गया था? सातवीं पंचवर्षीय योजना में जो है आपका, मानव पूंजी के महत्व को स्वीकार किया गया था। कौन से पंचवर्षीय योजना? सातवीं पंचवर्षीय योजना। एक चीज देख लो, पंचवर्षीय योजना से संबंधित क्वेश्चन तुम लोग का एग्जाम में जरूर पूछेगा। टोटल 12 पंचवर्षीय योजना चली है। सारा पंचवर्षीय योजना को कॉपी पर लिख लीजिएगा आप लोग। पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? 51 से 56 में। दूसरी 56 से 61। तीसरी 61 से 66। फिर 3 साल का गैपिंग रहा था। फिर 69 से 74। फिर 74 से 78। तो सारा लिख लीजिएगा, जितने भी पंचवर्षीय योजना चली है, 12 को चली है। अंत में इसको बंद कौन कर दिया? नरेंद्र मोदी इसको बंद करवा दिए थे। स्टार्ट कब हुआ था? 1951 में स्टार्ट हुआ था। तकनीकी विकास से किस प्रकार के श्रमिकों की मांग बढ़ेगी? देखो, तकनीकी विकास हो रहा है, मतलब टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है, तो क्या होगा? जो कुशल श्रमिक होंगे, बस वही लोग मार्केट में रह पाएंगे। जो कुशल श्रमिक नहीं रहेंगे, वे लोग मार्केट में रह भी नहीं पाएंगे, हट जाना पड़ेगा। तकनीकी मतलब जिनको टेक्नोलॉजी आता है। अब आता है, भारत के विकसित देश बनने के साथ भारत में डैश की मांग बढ़ेगी। तो भारत अगर विकसित देश बढ़ेगा, तो इसमें भारत में किसकी मांग बढ़ेगी? तो बेरोजगार का नहीं भाई, अकुशल श्रमिक, महिलाओं का नहीं, मानविकी और कला। भारत में मानविकी और कला की मांग बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा। अगला है मानव विकास है। मानव विकास क्या है? ना तो साधन है, ना ही साध्य है, या साधन और साध्य दोनों है। देख लेते हैं एक बार। तो मानव विकास जो है साध्य है, ये याद रख लीजिएगा। मानव विकास क्या है? साध्य है। अगला है मानव पूंजी क्या है? मानव पूंजी की अगर हम बात करें, मानव पूंजी क्या है? तो मानव पूंजी आपका साधन है। मानव पूंजी क्या है? साधन है। देखिए, थोड़ा समझिएगा बात को। मानव विकास साध्य है। मानव विकास क्या है? साध्य है। और मानव पूंजी साधन है, क्योंकि मानव पूंजी के द्वारा हम कोई काम करते हैं और मानव का कितना विकास हो रहा है, ये आपका साध्य है। ध्यान रखिएगा, इसमें अधिकतर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं।
मानव विकास की अवधारणा किस विचार पर आधारित है? तो मानव विकास की अवधारणा शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण का अभिन्न अंग है। मानव विकास की अवधारणा किसके ऊपर डिपेंड है? शिक्षा और स्वास्थ्य मानव कल्याण का अभिन्न अंग है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा 24 का। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। भारत की प्रशासकीय व्यवस्था के 3 स्तर कौन से हैं? ये तो सबको ही जानते हैं। केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय। केंद्र में हो गया आपका प्रधानमंत्री, राज्य में हो गया मुख्यमंत्री, और स्थानीय निकाय की बात करें तो स्थानीय निकाय में आपका हो गया पंचायत समिति, जिला परिषद, वार्ड, ये सब हो गया। शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल किस प्रकार का लाभ उत्पन्न करती है? तो शिक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल किस प्रकार का लाभ उत्पन्न करती है? सामाजिक लाभ, निजी लाभ, दोनों, या इनमें से कोई नहीं? अभी जस्ट बताया, बता दीजिए। बी नंबर सर। सी नंबर हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य का अगर देखभाल अगर मिलेगा तो कहीं ना कहीं मेरा समाज में भी स्थिति अच्छी हो जाएगी और हमको निजी तौर पर भी लाभ होगा। तो सी नंबर हो जाएगा। और अधिकतर झारखंड बोर्ड में जिसमें दोनों उपयुक्त सभी दिया रहेगा ना, अधिक उम्मीद है कि वही सही रहता है। अगला है आपका वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत शिक्षा पर निवेश, स्वास्थ्य सुविधाओं पर व्यय एवं कार्य के दौरान प्रशिक्षण दी जाती है, क्या कहलाती है? देखो, शिक्षा पर निवेश कर रहे हैं तो शिक्षा पर निवेश किसको करेंगे? आदमी पर ही करेंगे ना। और प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, मतलब मानव पूंजी का निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, आपके मम्मी पापा आपको इसलिए पढ़ाते हैं ताकि एक अच्छा मानव पूंजी का निर्माण हो सके। अगला है आपका भारतीय शिक्षा व्यवस्था के अंग क्या है? तो भारतीय शिक्षा व्यवस्था का अगर अंग की बात करें तो यह आपका डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इसमें सारा आ जाता है, शिक्षा मंत्रालय भी आता है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जिसको एनसीईआरटी के नाम से जानते हैं वो भी आता है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ये भी आता है आपका, यूजीसी। तो यानी टोटल आ जाएगा। शिक्षा व्यवस्था का काम कौन करता है? शिक्षा मंत्रालय, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी का किताब ही आप लोग पढ़ते हैं, और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी भी आता है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। और मैंने अभी जस्ट कहा था कि जिसमें उपयुक्त सभी मिले वो आंसर अधिक उम्मीद है कि वही रहता है। अगला है शिक्षा का महत्व का सूचक क्या है? कुल सरकारी व्यय में शिक्षकों पर व्यय, कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत, सकल घरेलू उत्पाद में शिक्षा पर व्यय का भाग, या सकल घरेलू उत्पाद एवं शिक्षा का अनुपात। तो इसका आपका उत्तर हो जाएगा बी नंबर, कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत। अभी वहां पर पढ़े ना कि 6% देने का बात किया गया था, ऊपर में लिखा हुआ था। तो कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय का प्रतिशत, ये आपका क्या बताता है? शिक्षा का महत्व बताता है। एक चीज और, आप लोग का हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन बैंक के मुताबिक या फिर अधिकतर 12 क्लास तक क्या होता है, जो ऑप्शन का लाइन सबसे लंबा है ना वही वाला अधिक उम्मीद है आंसर सही होता है। ये भी आप एक देख सकते हैं, कभी कभी कॉमनली 90% आंसर आपका ऐसे सही हो जाएगा। देखो, वर्ष 2014 में कुल सरकारी व्यय में शिक्षा पर व्यय कितना किया गया था? वर्ष 2014 में, तो वर्ष 2014 में आपका जो है शिक्षा पर व्यय 15.7% किया गया था। ये आपका नया डाटा है, याद करना पड़ेगा। 2014 में कुल सरकारी व्यय में कितना व्यय किया गया था? तो आपका 15.7%, ध्यान रखिएगा। कुल शिक्षा कुल शिक्षा व्यय का सर्वाधिक भाग किस स्तर की शिक्षा पर व्यय किया जाता है? सबसे ज़्यादा किस पर खर्चा करते हैं? तो सबसे ज़्यादा खर्चा हम लोग प्राथमिक शिक्षा पर करते हैं। किस पे? प्राथमिक शिक्षा पे। क्योंकि होता क्या है, 1 to 5 में बच्चों को, जैसे आप जानते हैं नॉर्मली 40 से 50 बच्चे एक क्लासरूम में होने चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। छोटा बच्चा में कहो तो 30 को बच्चा होना चाहिए क्लासरूम पे। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ज़्यादा स्कूल खुलते हैं प्राथमिक शिक्षा में, ये नज़दीक में होते हैं, जबकि हाई स्कूल क्या होता है, काफ़ी दूर में होता है। और प्लस उसमें ज़्यादा संख्या में बच्चे रहते हैं, एक ही टीचर उनको हैंडल करते हैं। तो प्राथमिक शिक्षा में क्या होता है, खर्चा बेसी होता है। अगला है शिक्षा आयोग 1964-66 की सिफारिश के अनुसार शैक्षिक उपलब्धि की समृद्धि दर में कितना सुधार करने के लिए, समृद्धि दर में सुधार के लिए शिक्षा पर जीडीपी का कम से कम कितना प्रतिशत व्यय किया जाना चाहिए? अभी जस्ट बताएं। 6%। 6%। 6 सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब बना था? राइट टू एजुकेशन 2009 में बना था। शिक्षा का अधिकार कानून कब बना था? 2009 में। इसको आरटीई के नाम से भी जानते हैं, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, ध्यान रखिएगा।
और एगो आरटीआई की बात करें ना, सूचना का अधिकार अगर पूछ देता, सूचना का अधिकार आरटीआई, तब होता 2005, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या पूछा है, शिक्षा का अधिकार। तो शिक्षा का अधिकार कब हुआ था, 2009 में पारित हुआ था, ध्यान रखिएगा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कानून के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है, कितना साल का बच्चा को मुफ्त शिक्षा देने का बात किया गया है, तो 6 साल से 14 साल ना, सी नंबर होना चाहिए, 34 का सी। यस सर। 6 से 10 वर्ष, सॉरी 6 से 14 साल के आयु वर्ग के बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जानी चाहिए। भारत सरकार के द्वारा सभी केंद्रीय करों पर कौन सा उपकर लगाया गया है, जितना भी केंद्रीय कर हैं उन पर कौन सा उपकर लगाने की बात की गई है, तो शिक्षा उपकर। कौन सा उपकर, शिक्षा उपकर, ध्यान रखिएगा, केंद्रीय उपकरों पर शिक्षा उपकर लगाने की बात की गई है। अगला है आपका, शिक्षा उपकर से प्राप्त राजस्व को किस मद में व्यय के लिए सुरक्षित रखा जाता है। तो अगर हम बात करें इसको किस मद में सुरक्षित रखा जाता है, तो इसका आंसर आपका प्राथमिक शिक्षा में। अभी हम जस्ट पढ़े थे कि प्राथमिक शिक्षा की अगर बात करें तो प्राथमिक शिक्षा में सबसे ज़्यादा खर्चा भी होता है, तो इसलिए इसको सुरक्षित रखा जाता है। अगला है आपका 37 नंबर, शैक्षिक उपलब्धियों का सूचक क्या है। तो शैक्षिक उपलब्धियों की सूचक की अगर हम बात करें तो उपयुक्त सभी, सारा दे रहा है आंसर। देख लेते हैं क्या क्या है, वह पढ़ लेते हैं फिर से। व्यस्क साक्षरता दर कितना है, मतलब कितने पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। प्राथमिक शिक्षा संपूर्ति दर क्या है, ये भी सही है। युवा साक्षरता दर, कि युवा कितने साक्षर हैं, तो तीनों सही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, तीनों सही है। अगला है आपका, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के अनुसार वर्ष 2011-12 में भारत में शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत कितना था। तो भारत में अगर शिक्षित बेरोजगार की बात करें तो कितने परसेंट थी, 19% थी। 2011-12 में शिक्षित बेरोजगार कितने थे, 19% थे। बेरोजगारी की उच्च दर किन में पाई जाती है, बेरोजगारी की उच्च दर उच्च शिक्षा प्राप्त युवाओं में पाई जाती है। जो हाई एजुकेशन प्राप्त कर लिया, बीए एमए कर लिया, उसके बाद उसको ढंग का काम नहीं मिल रहा है, कारण क्या है, वो लेबर खटने भी नहीं जाएगा, अब बाबू वाला काम उसको मिलता नहीं है, इसलिए वो लोग क्या है, सबसे ज़्यादा बेरोजगार है, जो पूरा हाई एजुकेशन प्राप्त कर लिया है। 40 नंबर क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के 2011-12 के आंकड़े के अनुसार युवा ग्रामीण महिला में बेरोजगारी का प्रतिशत कितना है, तो 30%। ग्रामीण महिला में बेरोजगारी का अंतर कितना है, 30% है, ध्यान रखिएगा। तो आपका ये 40%, सॉरी 40 क्वेश्चन हो गया। और ये सब ऑब्जेक्टिव जो है खुद से एक बार आज पढ़ लीजिएगा। आज इतना ही रहने देते हैं। ओके बाय, थैंक यू।